हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों आज से हम लोग जे एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया था, तो ये ज़रूर से ज़रूर बच्चों इन लेक्चर्स को आपको देखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जो भी आप सोल्यूशंस बुक में देखते हो वो बहुत ही गलत तरीके से दिए होते हैं या बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होता, जबकि आप अगर जे एडवांस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उससे आपकी जो प्रिपरेशन होती है और कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आ रहे हैं आपको पता चलता है बच्चों, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर्स हो चुके हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी भी फिनिश हो चुका है और इस समय हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी के। तो अब यहाँ पे क्लियरली आपको एक कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है बच्चों कि ए और बी जो है वो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं and C be an event that exactly one of A and B occurs। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि C एक ऐसा इवेंट है जिसमें one of A and B occurs, या तो A एक्ट होता है या फिर B, दोनों नहीं होते हैं, यानी कि C is not A union B। ये आपको समझ में आना चाहिए कि C जो है वो A यूनियन B नहीं है, क्योंकि A यूनियन B में ए यूनियन बी में ए तो होता है, बी भी होता है, और एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पे ए और बी दोनों हो रहे हो। तो यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि आपने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में इस टाइप की चीज़ें समझी हैं। तो यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो पी सी पहले लिख लेते हैं हम लोग, बाद में आगे की हम लोग बात करेंगे। छोटे छोटे हम लोगों को स्टेप्स बच्चों उठाने होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। अब पीसी के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपने यहाँ पर बच्चों देखिए लिख लिया कि पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये पता ही होना चाहिए आपको कि ये इतना अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यही करना पड़ेगा आपको। क्लियर, आई थिंक दिस शुड बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। डन है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेट ए एंड बी। एक और बात बोल रखी है बच्चों कि ए और बी जो है वो दोनों ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये मतलब आप समझते ही हो, इसका मतलब होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। ये भी ज़बरदस्त बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। तो अब कुछ प्रूफ करना है बच्चों, तो प्रूफ जो करना है उसको आप ध्यान से देख लीजिए कि आखिर हमें प्रूफ क्या करना है और फिर इस रास्ते से उस रास्ते तक कैसे पहुंचेंगे ये भी अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी अलजेब्रा इनइक्वालिटीज़ वगैरह यहाँ पे लगने वाली है। तो पीसी मतलब ये लाना है। तो अब देखिए कि ये पी ए पी बी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स और वाई में चीज़ों को ले लेते हैं, थोड़ा देखने में अपने को अच्छा लगेगा। तो पी बी जो है वाई। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या आपको? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली एक इवेंट तो होता ही है, तो इसका मतलब कि इक्वल के साइंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो 0 और 1, ठीक है ना, इधर x विल बी 0 हियर नॉर y विल बी 0 हियर और x, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने x और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही। क्लियर है यहाँ तक? आई डोंट थिंक ये कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपको ये सोचना है कि हम P ऑफ ए यूनियन B को क्या लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग P ऑफ ए यूनियन B को x प्लस वाई पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन, यहाँ 2 है वहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब P ऑफ इंटरसेक्शन P इंटू बी है, यानी कि x इंटू वाई आप इसको लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे x इंटू वाई लिख देता हूँ। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? अब आपको पता होगा कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं तो उनके मतलब कि होना किसी चीज़ का अगर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है तो नहीं होना भी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब पी ए डैश, अगर पी ए एक्स है तो पी ए डैश क्या होता है बोलो? 1 माइनस एक्स। सो दिस इज समथिंग कि हम लोग धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं बच्चों प्रूफ की तरफ कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक?
अब हमें बनाने की कोशिश करनी है, ये बनाने की कोशिश करनी है क्या, मैं उसे लिख दूं कि क्या बनाने की कोशिश करनी है, उस पर आप थोड़ा सा सोचिएगा। ये लाना है बच्चों किसी तरीके से, x प्लस वाई माइनस 2xy, तो ये कैसे आएगा। तो इसके बारे में अगर हम सोचें तो एक बार अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें इसके अंदर, तो ये 1 से जब होगा तो इतना चीज़ तो आ ही जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। बाकी की चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत है कि ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि यहाँ से माइनस एक्स वाई आ रहा है, क्योंकि 2xy अपने को चाहिए। तो हमारी नज़र उसी पे है कि अपने को लाना क्या है, ठीक है। हम और कुछ सोच ही नहीं रहे, अर्जुन के तरीके से देख रहे हैं कि हमें लाना क्या है। और 1 माइनस वाई से आप मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे बच्चों, अदरवाइज़ चीज़ें गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसको आप वैसे ही रखो, अभी सोचो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। तो अभी जो सोच रहे हो आप वो बढ़िया सोच रहे हो बच्चों। यहाँ से आप 2xy ला चुके हो, तो x प्लस वाई माइनस 2xy यहाँ तक कर चुके हो। साथ में ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर को इसमें और इसमें कॉमन ले लें बच्चों, तो आई थिंक यू कैन सी कि दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, और ये ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस वाई। क्या यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ को घुमाते घुमाते हम लोग यहाँ तक ले आए हैं दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, अगर y जो है वो 0 से 1 के बीच में दोस्तों, y अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1 माइनस वाई कहाँ के बीच में होगा, बोलो भाई। 1 माइनस वाई कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में वो भी होगा, 1 से छोटा ही होगा ना भाई, बोलो। अगर 0 से y 0 से लेकर 1 के बीच में, तो उस चीज़ के नहीं होने की भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में, यानी कि 1 से ये छोटा है दोस्तों, ये 1 से छोटा है। तो ये अगर 1 से छोटा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हम हटा दें, सोचो इसको हम अगर हटा दें तो ये बड़ा हो जाएगा, पिछली वाली चीज़ से बड़ा हो जाएगा। इस वाली चीज़ से अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि ये आकर इसको कमी कर रहा है, ये ना हो तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम अगली बार क्या लिखेंगे, पूरा लिखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और साथ में यहाँ पर क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, आई थिंक यस। और साथ में देखिए यहाँ पे 1 माइनस वाई है। हम क्या कह रहे हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं। आखिर क्यों हटाना चाहते भाई, हमारी मंशा है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएँ दोस्तों। हमारी मंशा क्या है, हम चाहते कि PC जो हो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1 माइनस वाई, अब ये को हटा सकते हैं, ठीक है ना। 0 तो नहीं पर 1 तो हो ही सकता है, क्यों। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि 1 माइनस वाई को जब आप हटाओगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। ये चीज़ इससे बड़ी हो जाएगी, और ये चीज़ जो LHS में है वही LHS को हम लोग तोड़ फोड़ के यहाँ तक अभी तक लाएँ दोस्तों। अब आप देखिएगा कि इट्स अ पॉजिटिव थिंग एंड 1 माइनस वाई इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अब किसी भी चीज़ में अगर आप पॉजिटिव चीज़ घटाते हो तो वो चीज़ कम ही हो जाती है। तो अगर हम ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये ना सब्ट्रैक्ट करें तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, क्या मानते हो आप। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये क्या बन गया है, 2x। यही तो हमारा PC है, यही तो हमारा PC है। और हमने शुरुआत कहाँ से की थी बच्चों, आज हमने शुरुआत यहाँ से की थी, और ये पूरी चीज़ ये है। तो यानी कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि PA यूनियन B, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्लियर है, तो मज़ा आया। तो क्या प्रूफ करना है, हमारी नज़र उसकी तरफ होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि अरे हमें क्या लेना देना, प्रूफ के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। अरे ऑप्शन में लिखे रहेंगे बच्चों ये कि PC ग्रेटर दैन इससे, कि PC लेस दैन इससे, कि PC क्या है। तो इस टाइप की चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी पेपर के अंदर। तो बहुत ही सुंदर बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। अब बैग कंटेन्स 18 balls
तो लेट मी गो टू रेड कलर बिकॉज हियर इट इज़ वाइट। तो बैग के अंदर 18 बॉल हैं जिसमें 12 रेड और 6 वाइट हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बैग है दोस्तों, एक बैग है जिसके अंदर 12 रेड और 6 वाइट हैं। क्या ये बात सबको समझ में आती है? वाइट थोड़ा बीच में लाना पड़ेगा अपने को। 12 रेड और 6 वाइट नामक अपने पास बॉल्स हैं, 18 हैं टोटल। 6 बॉल्स आर ड्रॉन, 6 बॉल बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। 6 बॉल्स आर ड्रॉन, बढ़िया ध्यान से समझते रहिएगा। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये लाइन पे अपने को बहुत कंट्रोल है, हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट को हम लोग 1 टाइम पे कर सकते हैं पीएनसी को यूज़ करके। 1 टाइम यूजिंग पीएनसी, पता है ना टेक्निक। ऑफ विच एटलीस्ट 4 आर वाइट, कम से कम 4 वाइट है बच्चों, कम से कम 4 वाइट है। तो 4 वाइट हो सकती, 5 वाइट हो सकती, 6 वाइट हो सकती। ठीक है, तो अभी जब मुझे बात समझ में आई कि 4 वाइट 2 रेड निकालना पड़ेगा आपको। 6 बोले ना, एक केस होगा 5 वाइट 1 रेड, और एक और केस होगा बच्चों की 6 की 6 वाइट, है ना। यही अभी तक समझ में आ रहा है यहाँ तक लाइन पढ़ने में। अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 2 ड्रॉज एग्जैक्टली 1 वाइट बॉल इज ड्रॉन। तो क्या कह रहे हैं कि अगले 2 इवेंट जब हों तो आपके कम से कम 2 वाइट और निकलनी चाहिए, कम से कम 1 वाइट और निकलनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अभी तक 4 ही निकले हैं और फिर अगले 2 में एक और वाइट हम निकाल सकते हैं, हमारे पास है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 वाइट बची। यहाँ पर भी अगले 2 ड्रॉ में हम लोग 1 वाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी 1 वाइट बची हुई, हो सकता है पहले ड्रॉ में हो जाए, हो सकता है दूसरे ड्रॉ में आ जाए। ठीक है, 6 ड्रॉ में 6 वाइट हो जाए। अब यहाँ दिक्कत क्या है बच्चों, तीसरे वाले केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर पे आ चुकी है कि 6 की 6 वाइट निकल चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं अगले 2 में 1 में वाइट आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये केस यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है बच्चों, ये केस यहाँ पे रफू चक्कर हो जाता है। तो यानी कि 2 केस अपन को लेना है और उनके आंसर्स को प्लस करना होगा, ये आप समझ रहे हो। तो लेट अस गो फॉर केस 1 दोस्तों, लेट अस गो फॉर केस 1 एंड व्हाट डज द केस 1 से कि 4 वाइट और 2 रेड पहली बार में आए बच्चों। तो नीचे तो आप 18 में से पूरी की पूरी 4 निकाल लोगे। कितनी निकालनी थी? 6 बॉल, फाइंड द प्रोवाइड दैट ऑफ विच 6 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 ऑफ विच फाइंड। अच्छा, टोटल 6 बॉल आप अभी निकाल रहे हो, जिसमें से 4 वाइट हैं और हमारे पास 6 वाइट थी, तो 6C4। और कितनी रेड हैं दोस्तों? 12 रेड हैं, लेकिन आपको 2 निकालनी। तो यहाँ तक की बात समझ में आती क्या? 12C2 6C4 अपॉन 18C6। लेकिन अब नेक्स्ट 2 ड्रॉ में क्या होना है उसको भी ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट 2 ड्रॉ मतलब हमारे पास कितनी बॉल यहाँ निकल चुकी हैं बताइएगा दोस्तों? 6 बॉल निकल चुकी हैं, यानी कि अब हमारे पास 12 बॉल बची हैं। इन 12 बॉल्स में से हमें 2 बॉल अगली ड्रॉ में निकालना है 1 by 1। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 वाइट आनी चाहिए दोस्तों। तो वाइट बची कितनी? 6 थी, 4 निकल चुकी हैं, तो 2C2 एग्जैक्टली 1 आनी है, 1। तो एक बची हुई जो बॉल हैं जो कि क्या हैं बोलो? रेड है। अभी आपकी 2 ही रेड निकली हैं, तो 10 में से 1। तो ये केस 1 है दोस्तों, दिस इज केस 1। केस 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, और केस 1 और केस 2 आप करके एनसीआर के टर्म्स में आंसर दे देना। तो अब केस 2 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। केस 2 में क्या कह रहे हैं, क्या सुनोगे? केस 2 में, केस 2 वॉज कि 5 वाइट आए 1 रेड आए, तो भाई 6 में से 5 निकाल लो, और 1 ही रेड आए दोस्तों, तो 12C1। नीचे वही का वही 18C6, किसी को कोई परेशानी? अब 1 ही आपके पास वाइट बची है और वही आपको निकालना है, तो 1C1। बाकी के बचे हुए अपने दोस्त, यानी कि 12 रेड में से 1 ही रेड अभी तक निकली है दोस्तों, 11। तो 11 में से 1 आप निकाल दीजिए, 11C। इधर आपको पता है क्या लिखना है, 12C2। तो ये दोनों का सम ही आपका आंसर है। एंड यू कैन लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ एनसीआर, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव टाइप्स के पेपर हुआ करते।
तो कल भी आई थिंक हम लोगों ने 2004 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी आपने देखा। अब ये IIT स्क्रीनिंग 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग लाइक जेईई मेंस जैसा, तो इसके क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, ठीक है। अ फेयर डाइस इज थ्रोन, बहुत बढ़िया बात है, फेयर है, ये काफ़ी अच्छा है कि चीज़ें फेयर चल रही। अनटिल वन कम्स, तो आपको फेयर डाई कब तक थ्रो करनी, जब तक एक ना आ जाए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन कम्स इन इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स इज, इवन नंबर ऑफ ट्रायल्स में वन आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वन तक आना ही है, मतलब वन जब तक नहीं आएगा तब तक ये गेम चलता रहेगा। तो वन के आने की संभावनाएं बच्चों लिखिए। वन का आना इज लाइक P of 1 is 1/6 and P1 ना आए 1 बार, that means it is 5/6। यह हमेशा फिक्स रहेगा और ऐसे क्वेश्चन जीपी की इनफाइनाइट उसमें बदल जाते हैं, यह आपको पता होगा अगर आपने पहले अच्छे से चीज़ों को सीखा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट वन कम्स इन इवन नंबर, तो भाई पहली बार में वन ना आए, दूसरी बार में वन आ जाए, एक तो ये केस हो गया, 2 3 में ना आए, चौथे में आए, 1 2 3 4 में ना आए, 5 में ना आए, छठे में आए, तो इसी से अपन केस बना लेंगे, ठीक है। तो पहली बार का केस क्या है, 5/6 इंटू 1/6 दोस्तों, 5/6 3 बार और 1/6 एक बार, 5/3 दोस्तों 5 बार और 1/6 एक बार। तो क्लियर कट यहाँ पे आर पता चल रहा है कि 5/3 का होल स्क्वायर है, क्लियर कट है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका, एस 5/6 इंटू 1/6, दिस इज ए अपॉन 1 माइनस आर विच इज 5/3 5/6, क्या लिखा, 5/6 का होल स्क्वायर। तो 36 में 25 गया तो 11 बचा और 5 बचा, क्योंकि 36 उड़ चुका है, तो आपका आंसर है 5/11, ठीक है भाई। 5/11 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से, क्योंकि देखो बेस थ्योरम के नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा है, और बेस थ्योरम का इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। इससे ज़्यादा बच्चों कुछ और हो नहीं सकता बेस थ्योरम के अंदर, आप ये समझ जाइए। काफ़ी स्टार मार्क करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। दिस क्वेश्चन इज़ गुड, ये 2005 का, इट्स वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस विच वॉज बीन आस्क्ड दैट ईयर, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए, करिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं, रमेश गोज टू ऑफिस आइदर बाई कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। कार से भी ऑफिस पहुंच सकते हैं, ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, कार से जा सकते हैं, स्कूटर से ऑफिस जाओ, बस से भी ऑफिस जाओ दोस्तों, और ट्रेन से भी ऑफिस जाओ। बहुत बढ़िया, इन सब तरीक़ों से वो पहुंच सकते हो आप, कार से, स्कूटर से, बस से, ट्रेन से। वेरी नाइस, ठीक है। अब इनके जाने की संभावना का ऑर्डर दिया गया है कि भाई आप कार से जाएंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/7, 3/7 स्कूटर की, बस की 2/7 है, और ट्रेन की बहुत कम है कार की तरीके से 1/7। अब एक काम करना है आपको, देखना क्या यही टोटल है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। पहले एग्जॉस्टिव चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 4 6 7, ओ माई गॉड, 7/7 इज 1, सो इट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज एग्जॉस्टिव, आई मीन टू से इट्स एग्जॉस्टिव बच्चों। तो ये एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव तरीका है, एग्जॉस्टिव तरीका, ठीक है, बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी आ रही है इन सब की मिला के वो 1 आ रही है, ठीक। अब दोस्तों आप बात समझना, अब एग्जॉस्टिव हो चुका है, और एक बार अगर एग्जॉस्टिव हो चुका है, एक बार अगर
एग्जॉस्टिव हो चुका है। तो अब हमें चेक करना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब आप कार से जा रहे होंगे तो आप स्कूटर से नहीं जा रहे होंगे, जब आप बस से जा रहे होंगे तो आप स्कूटर से नहीं जा रहे हो, आप एक बार में एक ही से जा रहे होंगे तो ऑब्वियसली दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये बहुत अच्छा इशारा यहाँ पे हुआ है बच्चों की, एग्जॉस्टिव भी हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के दरवाजे क्वेश्चन के अंदर खुलते हैं। अभी तक अपने को इतना ही पता चला है, इतना हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है। अब कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज रीचिंग ऑफिस लेट। ठीक है भाई, तो लेट पहुंचने का, कार से गए और लेट हो गए भाई, कार से गए और वो भी लेट, वाह जनाबे आला। तो 2/9। आप जो है स्कूटर से गए और लेट तो 1/9, और आप अगर बस से गए तब भी लेट तो आप 4/9, और आप गए ट्रेन से और वो भी लेट तो आपके हो गया 1/9। तो कार से गए लेट, स्कूटर से गए लेट, बस से गए लेट और ट्रेन से भी गए लेट, तो इन सब की लेट जाने की सफलता पे ये प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर दी गई। अब देखिए, अब सवाल को ध्यान से देखिएगा। अब ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ ट्रैवल्ड बाय कार इफ़ ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। तो भाई साहब वो ऑफिस टाइम पे पहुँच चुके हैं, वो ऑफिस टाइम पर पहुँच चुके हैं, फिर उसके बाद कार से जाने की क्या संभावना है। तो ऐसा तो बेस में ही होता है, लेकिन पहले ऑफिस टाइम पे पहुँच जाएं। अब बच्चों ऑफिस टाइम पे पहुँच जाएंगे कैसे? कार से आप जब जा रहे हो तो लेट भी हो रहे हो 2/9 से, तो कार से आप अगर टाइम पे पहुँचना चाहते हो तो 7/9 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो आप पहले क्या कर दो, जो चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी बाय कार एंड यू आर नॉट लेट, यानी कि यू आर ऑन टाइम, दैट इज़ 7/9। स्कूटर में भी ऐसे ही 8/9 हो जाएगा, बोल दो भाई आज। बस के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा बच्चों कि आप लेट नहीं हो, ऑन टाइम हो, तो 5/9 हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको। ट्रेन में आप लेट नहीं हो, दैट इज़ 8/9। तो ये संभावनाएं हम लोगों ने यहाँ पे तलाशी है। तो कार में 7/9, स्कूटर में 8/9, बस में 5/9 और ट्रेन में 8/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ ट्रैवल्ड बाय कार इफ़ ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि ये कार से ट्रैवल करें हैं, अगर ये ऑफिस टाइम पे पहुंच जाते हैं, इफ़ ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। ठीक है भाई, if he has traveled by car and if he reaches office in time, that's very awesome। तो अब पहले तो आपको टाइम पहुंचने में, टाइम पे पहुंचने की संभावनाएं तलाशनी है। तो वो कैसे पहुंच सकते हो? आप कार से गए तो 1/7 आप कार से गए और कार से आप टाइम पे पहुंचे, दैट इज़ 7/9, बहुत ज़बरदस्त। फिर आप स्कूटर से गए, उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, लेकिन आप टाइम पे पहुंच जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/9 है। फिर बस से आप गए हो, बस से जाने की संभावनाएं 2/7, जबकि आप टाइम पे पहुंचते हो बस से, वो 5/9, बहुत शानदार हो। ट्रेन से आप जाते हो, उसकी संभावना 1/7 और टाइम से पहुंचते हो आप 8/9। तो इनको किससे चाहिए कि आप कार से टाइम पे पहुंचो, कार से आउट टाइम, तो कार वाली चीज़ को आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो पी कार एंड यू आर ऑन टाइम, ये इनकी संभावनाएं हैं। तो आप देखिए 1/9 क्या था, 1/7, 1/7 इंटू 7/9 दोस्तों, और नीचे पूरा कारवां है यहाँ पर 1/7 इंटू 7/9, और फिर दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों, 3 इंटू 8, 7 इंटू 9। फिर नेक्स्ट है 2 इंटू 5, 7 इंटू 9। फिर मेरे दोस्तों और बच्चों इसके बाद 1 इंटू 8, 7 इंटू 9। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। अब देखिए 7 इंटू 9 को हम उड़ा देंगे, आज उड़ा देंगे, उड़ा दिया। अब बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन बची, ऊपर है 7, नीचे 7 + 24 31, 31 10 41, 41 8 49,
और कुल मिला के आंसर इज़ 1/7। ठीक है, तो 1/7 तो बढ़िया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त। चीज़ों को यहाँ पे समझना था आपको, तो आपने समझ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एंड दिस हैज़ ऑल्सो कम इन जेई। तो टोटल n टर्न्स ईच, टोटल आपके पास n अर्न्स हैं, n अर्न्स हैं, एंड इट इज़ हैविंग n+1 बॉल्स। ज़बरदस्त। तो n अर्न्स में आपके पास स्मॉल n अर्न्स हैं, उसमें बॉल्स हर में n+1 है, हर एक में n+1 बॉल, सच दैट ith अर्न कंटेन्स, अगर ith वाला है तो उसमें i वाइट है, i वाइट है, और n+1 में i घटा दो उतनी रेड है, क्योंकि कुल मिला के तो रेड और वाइट ही है। तो i वाइट है और n+1 माइनस i रेड है। ठीक है भाई। नाउ यू आई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ith अर्न, i बराबर 1 2 3 से लेकर n, एंड w डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। ठीक है, एंड w डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्या कहते हैं, वाइट बॉल। तो p ऑफ u i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p w इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये पी यू आई है कि वाइट बॉल के आने की संभावना, वाइट बॉल के आने की संभावना मतलब कि अन को सेलेक्ट होने की संभावना, पी यू आई। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो वो के टाइम्स आई कर सकते हैं हम लोग, बोलो। तो ये आप लिख लीजिए पहले, बाकी तो हम लोग देख लेंगे। तो पी ऑफ यू आई इज़ बेसिकली इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के के आई किया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो अगर आप सभी अंश को ले लो, ठीक है, सभी अंश को अगर आप सेलेक्ट किए, क्योंकि यू आई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द ith अर्न को सेलेक्ट करने की कितनी संभावना है, तो अगर आप सभी को सेलेक्ट करोगे तो समेशन, तो क्योंकि है तो एग्जॉस्टिव ना कि n ही है आपके पास, तो किसी ना किसी को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो समेशन पी यू आई जो होगा वो 1 होगा। तो ये समेशन के आई में भी हम लोग अगर लगाएं तो 1 ही होगा। तो के तो बाहर हो जाएगा, समेशन आई कितना हो जाएगा, n का करेंगे तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए n हो जाएगा ना भाई यहाँ पर। ठीक है, तो उसका सम क्या होता है, नेचुरल नंबर n तक का सम। तो k यहाँ पर आ चुका है, तो k की वैल्यू जो आई है दैट इज़ 2 टाइम्स n इंटू n+1, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इनको क्या चाहिए कि वाइट बॉल आए, इसकी क्या संभावना है। अब देखो वाइट बॉल, पहले तो आप अन को चुने कोई आयत, और फिर उसमें से वाइट निकालें जब आप अन को चुन चुके हैं। यही है वाइट बॉल को निकालने, क्योंकि एक जगह से तो वाइट आ नहीं रही है, कई जगह से n अन से आपको वाइट मिल सकती है। ठीक है, तो अब एक एक हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, या हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज पी यू आई हम लोग जानते हैं दैट इज़ नथिंग बट के आई। ठीक है भाई, के आई समेशन लगा हुआ है आपके बाहर, पी डब्ल्यू बाई यू आई। अब यू आई आया तो फिर वाइट आने की क्या संभावना है ये। अब आप एक बात को सोचिए कि अन चुन लिया है और उस अन में आपके पास बॉल्स कितनी हैं, n+1। अब वाइट कितनी होती हैं, ith अन में आई वाइट बॉल्स होती हैं, तो यहाँ पे आई। ठीक है, तो p वाइट अपने को निकालना है, तो k को आप बाहर कर लीजिए, n+1 को भी आप बाहर कर लिए, ये समेशन i², और i फिर वही 1 से n, और ये क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आप जानते हो इस बात को। एक तो आपको ये k की वैल्यू यहाँ रखनी है विच इज़ 2 टाइम्स n इंटू n+1, और साथ में एक और n+1 है आपके पास,
और ये समेशन आई स्क्वायर अपने आप में कम नहीं है, दिस इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये ऐसे। अब देखिए यहाँ कुछ कटने के लिए लोग आए हुए हैं, ये कट चुके हैं, और 2 ने भी काटने पीटने की बिल्कुल समझदारी निभाई हुई है। तो पी डब्ल्यू, एक सेकेंड, आई विल हैव टू गो दिस साइड, पी डब्ल्यू दिस इज नथिंग बट 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स n+1। अब ये कह रहे हैं कि आप n टेंस टू इन्फिनिटी करें, तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट इधर से और हाईएस्ट जो इधर से होता है उसी को ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे n है, उन्हीं का कोफिशिएंट लेंगे, 2/3 आंसर, या n से डिवाइड कर दीजिए और फिर लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, टेक्निक आपको मैंने बता दी है। तो दिस इज़ नथिंग बट 2/3 आपका आंसर है। तो बढ़िया है, जेई का क्वेश्चन है, आप कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि P of ui is C, I think, where C is a constant, then PUN divided by W, I think that's Bayes theorem. What do you say? अब इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा कि किसी भी अन को आप सेलेक्ट करते हो, वो एक कांस्टेंट है। वो क्या है? एक कांस्टेंट आता है। किसी भी अन को सेलेक्ट करने की फिक्स प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको एक बात माननी होगी दोस्तों कि आप, जैसे पहले हम लोगों ने कहा कि भाई कुल मिला के तो 1 ही होगा, तो इसी तरीके से आप समेशन सी करेंगे i बराबर 1 से लेकर n तक, तो भी 1 आएगा। ठीक है, अब c आप बाहर ले लोगे, और c जब खाली खाली होता है, कोई नहीं रहता, तो वो मतलब 1 रहता है, और i पे डिपेंड नहीं, हर बार वो 1 बोलेगा। आप 1 रखो, कहेगा 1, आप कहोगे 2 तब भी वो कहेगा 1, आप कहोगे 3 तब भी वो कहेगा 1, आप कहोगे 4 तब भी वो कहेगा 1, क्योंकि भाई वो 1 है, वो i पे डिपेंड नहीं है। अगर यहाँ पर i होता, आप कहते i बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ, तुम कहते i हमारा 1 है, तो कहता मैं खुद ही i हूँ, तो कहता 1 हूँ मैं। फिर आप i बराबर 2 लिखते, तो वो i रहता ना, तो वो बोलता 2। लेकिन अब यहाँ तो ये 1 ही है, आप कुछ भी कर लो, i को कुछ भी बोलो, वो i है ही नहीं, तो क्यों जवाब देगा? तो एवरी टाइम इट विल से कि भाई हम 1 हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि इसका समेशन इज NC? तो जो NC है वो 1 है, तो जो C है वो 1/n है। क्या आपको समझ में आ गया कि अन को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबके लिए 1/n आई? बोल दो भाई बच्चों, आज आया आया आया, जबरदस्त आया। अब आपको वाइट बॉल निकालनी है। इसका सिंबल समझिए आप दोस्तों कि वाइट बॉल निकल आई है और वो UN से आई। तो आप पहले वाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी लिखें। तो हम जरूर लिखेंगे बच्चों, आप चिंता ना करना, हम जरूर लिखेंगे। तो देखिए, वाइट बॉल निकालने की पहले बैग से क्या संभावनाएं। तो 1/n से पहला बैग आपने सेलेक्ट किया, और उसमें वाइट बॉल एक ही है और n+1 टोटल बॉल्स। समझ में आया? अगली बार फिर आपके पास 1/n है और 2/n+1 है। क्या आप देख रहे हो कि ऐसे करते करते 1/n इंटू n/n+1 दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो कि 1/n इंटू n+1 तो कॉमन है, और ये सब क्या है? 1 + 2 + 3 से लेकर n तक इसी का समेशन होगा। तो ये आएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये PW है दोस्तों, और PUN बाई W क्या होगा? PUN बाई W क्या होगा? तो जो ये UN की प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर होगी, यानी कि 1/n इंटू n/n+1, और इसकी जो नीचे रहेगी उसकी 1/2 है, तो वो 2 बन जाएगा। ठीक है, वो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने।
1/n कॉमन ले लिया था, फिर 1 + 2 तो n तक था, तो n × n + 1 डिवाइडेड बाई। अच्छा एक और चीज़ है यार, नहीं सही तो है, सही है सही है सही है, 2/n + 1 यार ऑप्शन। अच्छा ये है ना, मैं यहाँ देख रहा हूँ नीचे वाले में, सही है, ऊपर वाले ही तो अपने कर रहे हैं अभी, तो 2/n + 1 इज़ करेक्ट आंसर, ये रहा ना ए ऑप्शन। सही गया सही गया सही गया, मुझे लगा यार यहाँ आंसर चेक कर रहा था और इवन कुछ पढ़ने लगा, पर वो तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया ना, वो तो अगला पार्ट है। ठीक है समझ गए। फिर से एक बार मैं बता दूं कि P ऑफ UI है कांस्टेंट, कि आप किसी भी अन को चुनेंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स है। तो फिर आपकी वाइट बॉल आ गई और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो nth अन से आई है। तो मैंने बोला ना कि सब बार आपका C ही है, तो NC = 1 हो गया, तो C = 1/n। तो आप जब पहली बार वाइट बॉल को चूज़ करने जाएंगे पहले अन से, तो पहले तो अन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, लेकिन वहाँ पर एक वाइट बॉल है इसलिए 1/n + 1, टोटल बॉल्स n + 1 है। फिर अगली बार 2/n + 1, फिर तीसरी बार 3/n + 1, फिर चौथी बार 4, ऐसे करते करते आखिरी वाले में n। फिर आपको, क्योंकि ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि वाइट बॉल आ चुकी है, अब पूछ रहे हैं कि nth वाले से आई है क्या, तो वो आप कैसे निकालोगे, nth वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखोगे और टोटल वाली प्रोबेबिलिटी नीचे रखोगे। ये आपको सिखाया ही है बेस थ्योरम, तो आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को कर लो। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और जानदार लग रहा है भाई, तो हिम्मत नहीं खाना है, वो छोड़ना है आपको। कह रहे हैं कि n जो है वो इवन है दोस्तों, n इवन है, यानी कि जो नंबर ऑफ अर्न्स हैं वो इवन है, यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, एंड ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्ड अर्न and also PUI is given as 1/, then find the value of PW/E। E क्या है, E denotes the event of choosing even number earned, और फिर आपको बताना है कि वाइट आए, तो क्या ये, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे मेन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन था और ये किस बात का क्वेश्चन है, तो इस बात को समझना कि भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि बेस का, क्योंकि दोनों के सिंबल तो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ होती है, इसको आप ध्यान से अब समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। पिछली बार में क्या था कि वाइट बॉल निकालना है और वाइट बॉल जो है वो हर जगह से आ रही है, U1 से भी आ रही, U2 से भी आ रही, और फिर आपको UN से निकालना था। लेकिन अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस बार ये क्या कह रहे हैं कि भैया इवन E का मतलब E डिनोट्स द इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्ड अर्न। E बस इस बात को दिखाता है कि इवेंट ऑफ चूजिंग इवन नंबर्ड है, आप इवन नंबर्ड अर्न को चूज करें, ये चीज़ है E। तो जैसे दूसरा वाला अर्न, चौथा वाला, छठा वाला, ये चूज करें, ठीक है। और PW है कि वाइट बॉल आए, अब ये कह रहे हैं कि इवन चूज कर लिया, अब बताओ वाइट आए, इवन नंबर्ड से ही मतलब वाइट आए, यही तो मीनिंग हो गया इसका। बोलो भाई दोस्तों, यही तो मतलब हो गया इसका। यानी कि जो वाइट निकालनी है आपको सेकेंड क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 2 के बारे में चिंता कर रहे हैं हम लोग कि सेकेंड वाला अर्न, फोर्थ वाला अर्न, सिक्स्थ वाला अर्न, एट्थ वाला अर्न, ऐसे कैसे करते करते बच्चों nth वाला अर्न, सेकेंड वाला अर्न, फोर्थ वाला अर्न, छठे वाला, आठवें वाला, n वाला, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। फिर जब कोई अपने से कहता है कि भाई PW/E निकालो, तो हमें क्या समझ में आता है,
हम देखते कहीं ये तो नहीं है कि ये चीज़ के अंदर ये पहले है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये अलग ही इवेंट बात कर रहा है। ये कह रहा है इवन नंबर्ड होना चाहिए, ये कह रहा है कि इवन नंबर्ड जब मतलब ये तो वाइड निकालने की बात है बस, ये है कि इवन आ गया है, अब वाइड बताओ। तो ये अपना कंडीशनल है दोस्तों, ये चीज़ है कि भाई इवन हो और उसमें वाइट हो अपॉन इवन हो। अब चलिए भाई करते हैं हम लोग। तो अब क्योंकि इवन नंबर ऑफ अंश है हमारे पास, हैं अंश जैसे 8 हैं तो 4 इवन होंगे 4 ऑड होंगे, तो उस चीज़ की कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए उन्होंने पहले ही, मतलब IIT का क्वेश्चन है लेकिन आपका ख्याल रख रहे हैं कि क्या कौन और ज़्यादा टफ ना होने पाए। तो भैया इवन 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 n/2 टाइम्स आप यही करोगे, बोलते हो कि नहीं भाई, n/2 ही इवन वाले हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/n 1/n 1/n। अब सोचिए कि इवन आ चुका है और वाइट आए, तो भाई मान लीजिए पहला आपने चूज़ किया, पहला इवन यानी कि दूसरा वाला, तो उसमें 2/n+1। फिर आपने अगला, वो तो 1/n ही होता है, 4/n+1, और ऐसे करते करते दोस्तों, मेरे दोस्तों 1/n, ठीक है, आखिरी वाले में आप पहुंच जाओगे, दैट इज़ n/n+1, वो इवन होगा। ये है आपके पास। अब कहानी ये है कि 1/n को आप कॉमन ले लें और साथ में n+1 को भी कॉमन ले लें आप। ऊपर आपके पास रहेगा 2 + 4 + 6 और ऐसे करते हुए n। नीचे आपके पास रहेगा n/2 × 1/n। ये कितने बार है n/2, तो n तो कैंसिल हो गया भाई, तो 1/2 है। अब ऊपर जो है वहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 + 3 और ऐसे करते हुए n/2 तक, और ये 2 का 4 और यहाँ पर नीचे n × n+1, ठीक है। अब ये क्या है, ये और 2 तो लेके ही मल्टीप्लाई किया ना, वहाँ 4 आया, 4/n × n+1, तो ये n/2 × n/2 + 1/2, तो ये 2 से उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब 2 टाइम्स, ये देखो n से वाला n भी कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, n+2/2 टाइम्स n+1, ये आपका आंसर है। ए ऑप्शन, ठीक है, आए समझ? सॉरी। सो दिस इज हाउ वी गॉट इट, दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखिए आप कि 1 इंडियन 4 अमेरिकन वाला क्वेश्चन करोगे बच्चों? पढ़िए इसको। तो 2007 का क्वेश्चन है। One Indian and 4 American men and their wives, तो 1 इंडियन और 4 अमेरिकन मैन और उनकी वाइफ्स, ठीक है, आर टू बी सीटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है भाई, 4 अमेरिकन मैन है और उनकी वाइफ्स हैं और 1 इंडियन मैन है उसकी वाइफ है। उनको हम लोगों को एक रैंडमली, यानी 4 4 8 2 10 लोग हैं दोस्तों, 10 लॉग नहीं लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। भाई तो इंडियन मैन और विमेन इंडियन, दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, ये एक साथ बैठना चाहते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए इनको, बॉक्स मेथड।
इनको बिठा देंगे ना भैया, अपन तो बॉक्स मेथड जानते हैं ना, इनको एक डब्बे में बिठा के घुमा देंगे चारों तरफ। बहुत बढ़िया। गिवन दैट, अब देखिएगा, गिवन दैट ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, तो मतलब अपना नया सैंपल स्पेस ही ऐसा है जिसके अंदर पहले से अमेरिकन मैन और वुमेन एक साथ है। अब देखिएगा, यानी कि कहानी ये है कि अमेरिकन मैन 1 और उनकी वाइफ 1 ये एक साथ रहे भैया, इनको हम डब्बा 1 में बिठाएंगे। फिर एक डब्बा 2 खरीद के लाएं, उसके अंदर हम अमेरिकन मैन 2 और उनकी वाइफ को बिठाएंगे। कितने हैं, तो इनके लिए डब्बों की भरमार है हमारे पास। तीसरा डब्बा आ चुका है बच्चों मार्केट से, इसमें इन लोगों को हम बिठाएंगे। फिर एक चौथा डब्बा लाएंगे और उसमें इनको बिठाएंगे। ठीक, 4 4 4 4 4 4 4 4 ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि पहले ये 4 लोग साथ में हों, मतलब ये इनके साथ, तो ये इनके साथ, ये इनके साथ, तो इनके साथ। बहुत शानदार है। लेकिन इंडियन वुमेन जरूरी नहीं कि हो साथ में, नहीं है सैम्पल स्पेस में यही होगा ना। लेकिन जब हम लोग फाइनल फेवरेबल वाला देखेंगे तो 5 डब्बे में लोग ऐसे ही। ठीक है, डब्बा मेथड स्ट्रॉन्ग मेथड। तो चलिए भाई कैसे करेंगे, अब आप देखिए। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर लिखने की कोशिश करते हैं। तो 4 तो हमारे पास डब्बे, डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। 4 तो हमारे पास डब्बे हैं, एक एक कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4, और एक इंडियन मैन और एक इंडियन वाइफ। ठीक है, ये 2 और है। 4 डिब्बे हैं, 2 बोलना, 6 लोग हैं। 6 लोगों को कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, -1 कर देंगे, यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से। ये तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब आपस में भी तो इनको आप कर सकते हो, यानी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल की पावर 4। तो ये हम लोगों ने टोटल केसेस यानी कि सैम्पल स्पेस लिख लिया है। अब बड़ा ही आसान है दोस्तों। अब क्या होगा, डब्बा एक और मंगाएंगे फेवरेबल में, जिसमें इंडियन मैन और उनकी वाइफ को भी डब्बे में बंद। अब हमारे पास टोटल एक डब्बा नंबर 2 3 4 5 डब्बा और उसका एक फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की पावर 5, क्योंकि अब ये भी अरेंज हो गए। तो बस यही आपका आंसर है। तो ये IIT का क्वेश्चन था। सोचिए, अगर आपको PNC आता है तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कुछ मुश्किल था क्या दोस्तों, 1/5 हो जाएगा ये और 2 बचेगा वहाँ, तो 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सोचना है आपको IIT पहुँचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो काफ़ी मतलब इजी था, अगर हम लोग देखें तो कोई बहुत इतना मुश्किल नहीं था। अब अगले साल कैसा आगे भाई, 2007 में देखिए कुछ तो बहुत खतरनाक सी चीज़ें, असर्शन रीज़न आया इससे। तो ये क्या कह रहे हैं, H1 है, H2 है, HN है, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अच्छा, किसी का किसी के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। एन एग्जॉस्टिव है दोस्तों, यानी कि P ऑफ H1 प्लस P ऑफ H2 करते हुए 1 है। तो 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, हो सकती क्या, ये हो चुका है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ये साथ में एग्जॉस्टिव है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, ये कुछ तो इवेंट है, अपने को पता नहीं है। जो भी इवेंट है बच्चों, ये H ऑफ I जो है प्रोबेबिलिटी, ये ग्रेटर दैन 0 है, और I की वैल्यू जो है वो 1 2 3 से लेकर N तक है। लेट E बी एनी अदर इवेंट, इनमें तो कुछ कंडीशन है। H1 से लेकर HN तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, सब पॉजिटिव हैं। ठीक है, और N है, ये सब कितने हैं, N है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट आइए, लेट E बी एनी अदर इवेंट, लेट E बी एनी अदर इवेंट जिससे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में है। अच्छा, E कोई भी इवेंट है, हमें पता ही नहीं, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं हमको, बस ये बताया जो हम ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई P है तो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है,
0 के बराबर नहीं और 1 के बराबर नहीं। इन बातों का भी आप ध्यान रखा करिए कि उन्होंने क्या लिखा है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे कि P ऑफ एच आई गिवन E इज ग्रेटर देन P गिवन E ऑफ एच आई इंटू P ऑफ एच आई, और इसका रीज़न है कि P ऑफ एच आई जो है वो 1 है। P ऑफ एच आई 1 तो है, ये हमें पता है, तो रीज़न 2 तो अपने आप में ट्रू है, लेकिन क्या वो एजर्शन का रीज़न है, ये तो अपने को देख के ही पता चलेगा। ठीक है, तो P ऑफ एच आई तो 1 अपने को मालूम है कि है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि P ऑफ एच आई बाई ई होता क्या है। ओह माय गॉड, ये होता क्या है। सो दिस इज़ लाइक कि P ऑफ एच आई का इंटरसेक्शन E के साथ अपॉन P ऑफ E के साथ, यही तो होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है इधर साइड में। अच्छा, अब आप सोचिए कि इस चीज़ को हम लोग ये E बाई एच आई भी तो लिख सकते हैं। E ऑफ एच आई इसलिए लिख सकते हैं कि इसका भी मतलब होता है कि P E इंटरसेक्शन एच आई, लिख सकते कि नहीं है, क्योंकि हमें देखो क्या लाना, हमें ये चीज़ जनरेट करनी। तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा कि P ऑफ एच आई से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, और P ऑफ E से इधर मल्टीप्लाई कर दें। एक सेकेंड, इधर मैं पहले लिख लेता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो देखिएगा क्या कहने का मतलब है कि ये चाहिए इस साइड, तो इसका मतलब क्या होता है E1 इंटरसेक्शन H है ना, जैसे यहाँ पर E इंटरसेक्शन E1 जैसी कोई चीज़ नहीं, HI जैसी चीज़ है ना, तो PE बाई HI ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है E इंटरसेक्शन HI अपॉन P ऑफ HI। तो देखना ध्यान से, तो यही मतलब है ना इसका P ऑफ EHI का। अब जब हमने इसको लिखा तो ये चीज़ तो वही है, देखो P ये लिखो या ये लिखो, तो इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि हम इस चीज़ को PHI इंटू HI लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को PI लिख सकते हैं हम लोग, P। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक जो बात हुई है कि P ऑफ एच आई बाई E वो इक्वल आया है, देखो PE ऑफ HI के इंटू भी कुछ दिया गया है P ऑफ HI के अपॉन, और ये क्या है P ऑफ E, तो P ऑफ E ऑफ HI इंटू P ऑफ HI अपॉन P ऑफ E। तो ये हम लोगों ने किया। अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसको बड़ा दिखाया है, बड़ा, तो और इधर की तरफ P नहीं। अब देखो ये P है 0 और 1 के बीच में, जैसे कि 0.8 कर दूँ मैं, तो ये आपके कुछ नंबर से मान लो इस एग्ज़ाम में मिले हैं, और आप कहते हो कि जो भी नंबर मिले हैं उसको मैं 0.8 से डिवाइड कर दूँगा। अब सोचिए आप अगर 0.8 से डिवाइड कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ये चीज़ बड़ी है। अगर ये ना रखा जाए, ये चीज़ ना रखा जाए, ठीक है, तो ये फिर बड़ी है दोस्तों, बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन राइट P ऑफ E बाई HI करके इंटू PHI अपॉन P इज़ ग्रेटर देन, जब P हम हटा रहे हैं, यानी 1 जब कर दे रहे हैं तो जो छोटा हो जा रहा है, क्योंकि पहले 0.8 रहा हो बाई चांस, इसी चीज़ को 0.8 से डिवाइड करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना। बताओ यहाँ तक समझ में आएगी। और ये चीज़ किसके बराबर था, ये तो इसी के बराबर था ना, HI बाई।
तो अब आपको लगा कि अरे वाह, ये तो सत्य घटना पे आधारित कहानी हो गई है, क्योंकि यही लिखा हुआ है, क्योंकि यही लिखा हुआ है, तो ये तो ट्रू हो गया। लेकिन आप गलत हैं अब, लेकिन आप गलत हैं। गलत इसलिए हैं आप कि ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट के लिए ऐसा हो, क्योंकि ई इवेंट को यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बोला गया है। ई इवेंट को यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, बस इतना बोला गया है कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में। अब जब आप इनको लिखते हो, जैसे ऐसी इस चीज़ को आपने जैसे लिखा यहाँ पर HI हो रही, तो ये आपका मीनिंग ये चीज़ है दोस्तों कि ये ऐसे है और ऐसे समझना है, क्योंकि यही पॉइंट पे सब बच्चों का गलत हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया के सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया था ये वाला, इसी पॉइंट के खातिर। इधर लिखोगे तो ये आएगा। ठीक है भाई, ये समझ गया, ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ई तो कोई भी इवेंट है, ई के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, तो ई इनका P ऑफ फाई हो सकता है दोस्तों, कि ऐसा भी एक इवेंट हो सकता है जिसमें कि इनके बीच में कुछ कॉमन ही ना हो, तो P ऑफ फाई तो 0 हो जाएगा कि वो इवेंट ही नहीं आया, तो ये दोनों साइड 0 आ गया। अब बताइए क्या 0 ग्रेटर दैन 0 होता है? नहीं होता है। क्या 0 ग्रेटर दैन 0 होता है? नहीं होता है। तो फिर एक ऐसे सच्चाई हुई है, तो हमेशा ट्रू होना चाहिए ना। तो हमने एक ऐसा इवेंट ही ढूंढ लिया जहाँ पर ये इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे लोग ग्रेटर दैन और इक्वल लिखते हैं तब ये ट्रू हो जाता दोस्तों। तो अभी ये क्या है, दिस इज़ फॉल्स। तो अब ऑप्शंस आप देख लीजिए, आप समझ गए होगे बात, कहानी को, कितनी प्यारी कहानी थी क्वेश्चन के अंदर। तो अगर दोनों एजर्शन रीज़न ट्रू है तो जाने दो इसको, तो बोथ एजर्शन रीज़न आर, एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, उल्टा है, एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, समझ गए ना कि कहाँ पर बात गड़बड़ा गई, जब इंटरसेक्शन ई के साथ 0 हो गया। और उसके बारे में इन लोगों ने कुछ क्लियरली लिखा भी नहीं था दोस्तों, उसके बारे में इन लोगों ने कुछ क्लियरली लिखा भी नहीं था। तो 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, तो ये 2007 का क्वेश्चन था। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपको याद होगा कि जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों रिसेंटली 2019 के आसपास, या 2017 में आया, फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया। तो ये पहले IIT 2007 के एडवांस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं करूँगा तो आप समझ जाओगे, पिछले लेक्चर में किया हम लोगों ने। ठीक है, तो लेट EC denote the complement of an event and EFG be pairwise independent events with PG greater than 0 and P of A intersection F intersection then P of E intersection F intersection G। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो कंडीशनल है। तो EC इंटरसेक्शन FC इंटरसेक्शन G ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका P ऑफ G। अब ये होता क्या है, अभी हम लोगों ने जल्दी A, B और C के टर्म्स में किया था इसी क्वेश्चन। तो ये और एक G है, ठीक है, एक G है। तो E का कॉम्प्लीमेंट F का कॉम्प्लीमेंट G के साथ, तो ये वाला पोर्शन आता है दोस्तों। तो ये निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था, आपको याद हो कि PG लिख लो पहले। उस PG में से पहले हम लोग इस E को सब्ट्रैक्ट करें, E को सब्ट्रैक्ट करें, और फिर हम इसमें से F को सब्ट्रैक्ट करें। तो PG में से पहले PE सब्ट्रैक्ट कर दे, फिर PF सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, या E कॉम्प्लीमेंट क्या सब्ट्रैक्ट करे बोलो? E क्यों करोगे? जो चीज़ कॉमन होगी वही करोगे ना। तो E और G का जो कॉमन पोर्शन है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर F और G का जो कॉमन है, G में से E और G का जो कॉमन है, F और G का जो कॉमन है,
ठीक है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे थे तो ये वाला चीज़ आपका 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, जबकि इसको कितने बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, केवल 1 बार। तो इसलिए आप इसको ऐड भी कर दोगे और नीचे आपका पीजी है। अब आप देखिएगा ये 0 है दोस्तों, ये गिवन है कि दिस इज़ 0 और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है पेयर वाइज, तो आप इसको लिखोगे पीजी माइनस पीई इंटू पीजी। याद आया होगा, कर चुके ना ऐसा क्वेश्चन। पीएफ अब पढ़ा होगा आपने, बाकी तो आपके लिए सब बर्बादी है ना। 2007 का पेपर का क्वेश्चन का मैटर करता है ना, सब फालतू है। 2004 फालतू, 2005 फालतू, 2006 फालतू, 2007, 2020 तक सब फालतू, बस केवल 2021 वही इम्पोर्टेंट है, उसके पहले तो ऐसे ही आते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पीजी कैंसिल हो गया दोस्तों, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी एफ, बस इतना बचा ये। अब 1 माइनस पी को हम लिख सकते पी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी एफ, तो ये भी लिख सकते हो साथ में, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट होते हैं जेई में। तो एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस पी। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या दिया है। ई कॉम्प्लीमेंट एफ और ई कॉम्प्लीमेंट एफ, देखा, तो ये दोनों ही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। तो एक और कर लेते हैं। एन एक्सपेरिमेंट ए हैज़ 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है, एंड ए एंड बी विद 2 नॉन एम्प्टी इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट में 10 इक्वली लाइकली आउटकम, उन्हीं में से 2 नॉन एम्प्टी, इसी में से 2 और है। इफ़ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, ए के पास कोई 4 आउटकम्स हैं, the number of outcomes that B must have so that A and B are independent. Very nice. तो देख लीजिए आप कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। तो अब आप देखिए कि 10 हैं टोटल, तो अगर आप P ऑफ A निकालते हो तो उसके पास 4 इसी में से, तो 4/10 होगा। बोलो PB कितना होगा, अपने को मालूम नहीं, x मान लिया कि होगा, लेकिन ये जो x होगा ना, ये इन्हीं एक में से लेकर 10 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो PB जो होगा वो x/10 होगा और ये जो x होगा वो 1 और 10 है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट हो दोस्तों, तो इसलिए ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ये P ऑफ A इंटू P ऑफ B हो, ठीक है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो P ऑफ A इंटू B हो। तो ये कैसे होगा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मान लीजिए कि कुछ तो आया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा/10 और PA 4/10 और ये आपका PB x/10। अब यहाँ से काटो तो अल्फ़ा जो है वो 2/5 टाइम्स x है, और यही अल्फ़ा आपको यहाँ पे पता करना है। कितना आया, 2/5 x, ठीक है। अब आपको x पता करना है, क्योंकि B के लिए x चाहिए कि x में क्या क्या हो, जिससे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। कैसे किया जाए, अब x की वैल्यूज़ रख के देखिए। अब अल्फ़ा ऐसा है जो कि A में भी आ रहा हो और B में भी आ रहा हो, अल्फ़ा ऐसा है जो कि A में भी आ रहा हो, ठीक है। A कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट B मस्ट हैव सो दैट A एंड B आर, और B कैसा है, 2 नॉन एम्प्टी, तो A, तो समझ में आ रहा है भाई। तो अल्फ़ा
अल्फ़ा जो है वो 1 से लेकर 4 तक ही हो सकता है, 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि भाई ए में जो है वो उसमें कॉमन होना पड़ेगा ना। तो x ए 4 तक है ना, देखो ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स और x जो है 1 से लेकर 10 तक है, और ए 4 तक है, 1 2 3 4। b कोई 10 है जिससे कि ए और b में कुछ कॉमन आए, वो अल्फ़ा आ रहा है। तो अल्फ़ा को कम से कम 1 से लेकर 4 तक के तो बीच में होना ही पड़ेगा, समझ गए। तो x की आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि अल्फ़ा 1 2 3 4 आ जाए। तो x की वैल्यू जैसे मान लीजिए आप 5 रख देते हो, जैसे आप 2 रख देते हो तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 रख देते हो तो 4/5 आएगा, वो आ सकता है क्या? नहीं। 4 रखोगे तो आ जाएगा क्या? नहीं। 8 रखोगे आ जाएगा? नहीं। 3 रखोगे आ जाएगा क्या? नहीं। 6 रखोगे आ जाएगा? कट ही नहीं रहा 5। तो 5 से कटने वाले आपको रखने 5 और 10, तो 5 रखोगे तो 2 आएगा और 10 रखोगे तो 4 आएगा, जो कि इसके अंदर आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन है। तो हम लोगों ने ऐसा चूज़ कर लिया कि एक्सपेरिमेंट के 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है। तो वो 10 आउटकम हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो कोई ऐसी डाई है जिसमें 10 तक चीज़ें आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे 10 तक आ सकता है। तो वैसा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। ए एंड बी भी 2 नॉन एम्प्टी इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ए के अंदर 4 आउटकम्स हैं, ए के अंदर 4 आउटकम्स हैं, दैट इज ए आ सकता है 1 2 3 4, और बी में कितने आउटकम्स हों सो दैट कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो बी के अंदर कितने हों कि, तो हम लोगों ने कहा कि भाई इंटरसेक्शन जो आएगा वो अल्फ़ा है, ठीक है, और बी के अंदर कितने आउटकम है? एक्स है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक ही है। तो ए को हम लोगों ने मान लिया कि 1 से लेकर 4 को ऐसे ही ले लो, 1 2 3 4। तो अल्फ़ा क्योंकि उसका क्या है, इंटरसेक्शन है, तो अल्फ़ा भी कम से कम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। अब बी के लिए एक्स क्या हो, तो ऑब्वियसली अब ये इक्वेशन जब हम लोग बनाई तो एक्स भी ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि अल्फ़ा में भी लाई करे, और बस तो अल्फ़ा में जो लाई करेगा वो 1 2 3 4, ये 2 वैल्यूज़ रखने पर ही वो अल्फ़ा पे लाई है। तो मतलब काफ़ी टफ है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से सोच पाना। तो ये थिंकिंग आप जब करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जानोगे ना कि कैसे सोचना है, कैसे करना। आप कुछ और ही करते रहोगे और एग्ज़ाम में कुछ और ही आता है तो फिर आउटपुट कैसे आएगा। इसलिए बच्चों ये PYQs वाले लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका प्रेम मोहब्बत कैसी है तो आपको ये सोल्यूशन मिलेंगे, अदरवाइज़ तो फिर ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे छूटता है, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट।